एलसीबी की जादुई दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। यहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। तो चलिए, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए, शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब बगदाद पर सुल्तान हारून अली का राज था। उनका एक बेटा था, जिसका नाम सलमान था। सलमान के दो घनिष्ठ मित्र भी थे, जमील जो वजीर आजम असीम जफर के बेटे थे, और अय्यान जो शहर के कोतवाल का बेटा था। तीनों की उम्र एक ही थी, और वे बचपन से साथ पढ़ते, खेलते और बड़े हुए थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें तीन अनमोल रत्न कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनकी मुस्कान में एक खास मिठास थी और उनकी शरारतें पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी रहती थीं। वे न सिर्फ खुशमिजाज थे, बल्कि मीठी बातों और समझदारी के लिए भी मशहूर थे। उनके पहनावे की भी बड़ी तारीफ होती थी। हर समय साफ सुथरे, बेमिसाल लिबास में रहते। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी तीनों अक्सर साथ बैठते, बातें करते और खेलते थे। उनकी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि वे अपने उस्ताद से ऐसे उलझे हुए सवाल पूछते कि उस्ताद खुद चुप्पी साध लेते। एक दिन तीनों दोस्त महल के एक बड़े कमरे में बैठकर शतरंज खेल रहे थे। खेल जोरों पर था। तभी अचानक शतरंज का एक मोहरा गायब हो गया। यह बड़ी हैरत की बात थी। उन्होंने कमरे का एक एक कोना छान मारा, कालीन के नीचे देखा, तकियों को उलट पलट कर देखा, लेकिन मोहरे का कहीं नामो निशान नहीं मिला। अब सवाल यह था कि मोहरा आखिर गया कहाँ। उनमें से किसी के पास ही होना चाहिए, पर तीनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि वे एक दूसरे पर शक करने को तैयार ही नहीं थे। किसी की तलाशी लेना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। आखिरकार सलमान ने कहा, चलो कोतवाल शहर के पास चलते हैं, शायद वो कोई रास्ता सुझा सकें। तीनों दोस्त कोतवाल अय्यान के पिता के पास पहुंचे और सारा हाल बयान किया। हम तीनों शतरंज खेल रहे थे कि अचानक एक मोहरा गायब हो गया। हमने सारा कमरा देख लिया, लेकिन वह मिला नहीं। हमें शक है कि हम में से किसी के पास हो सकता है, पर हमारी दोस्ती इतनी मजबूत है कि हम एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते। आपसे बस यही गुजारिश है कि बिना किसी का नाम लिए इसे हल कर दीजिए। कोतवाल ने बड़े धैर्य से उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, छोटी छोटी बातें ऐसे ही हल हो जाती हैं। सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिस दोस्त के पास मोहरा हो, वह खुद ही सामने आकर इसे लौटा दे। लेकिन अगर तुम फिर भी संतुष्ट नहीं हो, तो यह मामला वजीर आजम के पास ले जाया जाए। वही इसका सही समाधान निकाल सकते हैं। कोतवाल की बात मानकर तीनों दोस्त वजीर आजम के पास पहुंचे। वजीर आजम ने उनकी समस्या सुनी और माथे पर हल्की सी शिकन लाते हुए बोले, मामला थोड़ा नाजुक है। यह तो सिर्फ सुल्तान बगदाद ही सुलझा सकते हैं। उनके अलावा और किसी के पास इसका समाधान नहीं है। अब तीनों दोस्त शाही महल की ओर चल दिए। जैसे ही वे सुल्तान हारून अली के दरबार में पहुंचे, सलमान ने पूरी बात सुल्तान के सामने रखी। सुल्तान ने उनकी बात सुनी और ठहाका लगाते हुए बोले, अरे भाई, ये तो छोटी सी बात है। जिसके पास मोहरा है, वह खुद ही सामने आ जाए। मेरे पास इतनी छोटी मोटी बातों के लिए समय नहीं है। लड़कों के आग्रह पर बादशाह ने काजी नज्म हसन को इस मामले का समाधान निकालने का आदेश दिया। काजी ने बड़ी सूझबूझ से काम लेते हुए अगले दिन तीनों दोस्तों, सलमान सुल्तान का बेटा, जमील वजीर आजम का बेटा और अय्यान कोतवाल का बेटा को अपने घर खाने पर बुलाया। दूसरे दिन शानदार दावत का इंतजाम किया गया। काजी के घर का शानदार दस्तरखान सजाया गया। उसमें स्वादिष्ट पुलाव, कोरमा और तरह तरह के व्यंजन रखे गए। तीनों दोस्त भूख से थे और खाने की तरफ लपके। जैसे ही सलमान ने पुलाव का पहला कौर खाया, उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने धीरे से कहा, इसमें इंसानी मांस की गंध आ रही है। यह सुनकर जमील ने कोरमे का निवाला मुंह में डाला और घिन से उसे थूकते हुए बोला, यह तो कुत्ते का मांस है। अय्यान ने अंडे का कौर लिया और गुस्से में कहा, यह खाना जिसने बनाया है, वह नाजायज औलाद है। यह सुनकर काजी नज्म हसन सकते में आ गए। उन्होंने सोचा कि ये तीनों लड़के मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। यह मामला जितना दिखता है, उसे कहीं अधिक पेचीदा है। उन्होंने उन तीनों से पूछा कि खाने को लेकर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तब तीनों दोस्तों ने विस्तार से अपनी शतरंज के मोहरे वाली समस्या बताई। काजी ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, जो बातें तुमने कही हैं, उनकी सच्चाई की जांच मैं खुद करूंगा। मुझे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तीनों दोस्त इजाजत लेकर चले गए।
लेकिन काजी के लिए यह मामला अब एक गुत्थी बन चुका था। सबसे पहले काजी ने उन दुकानदारों को बुलाया जिनसे उन्होंने चावल खरीदे थे। दुकानदार ने बताया कि ये चावल एक किसान से लिए गए थे। किसान को बुलाकर काजी ने सख्ती से पूछा, यह चावल तुमने कहाँ से उगाए? किसान ने सिर झुकाते हुए कहा, हुजूर, ये चावल मैंने पुराने कब्रिस्तान की जमीन पर उगाए थे। वहां सालों से बारिश का पानी जमा था और जमीन नरम हो चुकी थी। यह सुनकर काजी ने समझ लिया कि सलमान का अंदेशा सही था। चावलों में वाकई कब्रिस्तान की मिट्टी की वजह से इंसानी मांस की गंध आ रही थी। इसके बाद काजी ने उस कसाई को बुलाया जिससे उन्होंने मांस खरीदा था। कसाई ने भरोसे से कहा, हुजूर, ये मांस उस बकरी का है जिसे मैंने खुद पाला था। काजी ने ठंडे लहजे में कहा, यकीन कैसे करूं कि यह बकरी का ही मांस है? कहीं यह कुत्ते का मांस तो नहीं? कसाई ने कहा, हुजूर, जब यह बकरी छोटी थी तब इसकी मां की मौत हो गई थी। मजबूरी में इसने एक कुतिया का दूध पिया था। शायद इसलिए इसका मांस अजीब है। काजी के माथे पर पसीना आ गया। जमील की बात भी सच निकली थी। फिर काजी ने अपने बावर्ची को बुलाया और उसकी नस्बत के बारे में सवाल किया। डरते डरते बावर्ची ने कबूल किया, हुजूर, मैं सच में नाजायज औलाद हूं। अब अयान की बात भी सच साबित हो चुकी थी। सारी बातें सामने आने के बाद काजी परेशान हो गए। वे सोच में पड़ गए कि इतनी अजीब परिस्थितियों का हल कैसे निकाला जाए। तभी उनकी होशियार और खूबसूरत बेटी जैनब कमरे में आई। उसने अपने पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं और मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? काजी ने गहरी सांस लेते हुए पूरी कहानी बेटी को सुनाई। जैनब ने हंसते हुए कहा, अब्बा, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? मैं इस मसले का हल निकाल दूंगी। काजी ने चिंतित होकर कहा, बेटी, तुम नहीं जानती, ये तीनों लड़के बेहद चालाक और तेज दिमाग के हैं। मैं डरता हूं कि कहीं वे हमारी इज्जत पर आंच न ले आएं। जैनब ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अब्बा, आप बेफिक्र रहें। मैं इन जैसे शरारती नौजवानों का सामना कर लूंगी, उनका अभिमान भी तोड़ दूंगी और इस समस्या का हल भी निकाल दूंगी। 8वें दिन तीनों दोस्त काजी के घर पहुंचे। काजी ने उन्हें आदर के साथ एक खूबसूरत कमरे में बैठाया और कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब अब मेरा नौजवान बेटा देगा। काजी की बेटी जैनब अरबी नौजवान के वेश में कमरे में दाखिल हुई। ऊंची कदकाठी, तेजस्वी चेहरा और गहरी आंखों में आत्मविश्वास का सागर। उसके सिर पर बंधा इमामा, पगड़ी, उसकी शख्सियत को और निखार रहा था। काजी ने तीनों दोस्तों से उसका परिचय करवाते हुए कहा, यह मेरा बेटा अहमद है, जिसने हाल ही में अपनी शिक्षा पूरी की है। यह तुम्हारी समस्या का हल निकालेगा। तीनों दोस्तों की नजरें एक पल के लिए उस नवयुवक पर टिक गईं। सलमान ने कहा, यह नौजवान तो बड़ा आकर्षक और समझदार लगता है। जमील ने उसकी ओर देखते हुए जोड़ा, इसमें तो कई खूबियां नजर आती हैं। अयान भी मुस्कुराकर बोला, इसके सितारे बहुत बुलंद हैं। तभी जैनब ने हल्की मुस्कान के साथ अपना इमामा उतार फेंका। उसके सुनहरे घुंघराले बाल चेहरे पर बिखर गए। उसकी चमकती आंखें और राजसी पहनावा देख तीनों दोस्त जैसे मंत्रमुग्ध हो गए। उनके सामने वह किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। उसने शाही अंदाज में कहा, मैं एक लड़की हूं। उसकी आवाज में ठहराव था और लहजा आत्मविश्वास से भरा हुआ। तीनों दोस्तों को मानो झटका लगा। सलमान ने खुद को संभालते हुए कहा, ओ वफा की शहजादी, हम तीनों दोस्त एक कमरे में शतरंज खेल रहे थे। तभी हमारा मोहरा गुम हो गया। हमने सारा कमरा छान मारा, लेकिन वह नहीं मिला। अब हमें यकीन है कि वह हम तीनों में से किसी के पास है, लेकिन कोई भी खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। जैनब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं। मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तीनों दोस्त उत्सुक हो गए। जैनब ने उन्हें अपने करीब बुलाया और कहानी शुरू की। यह आज से 25 साल पहले की बात है। बगदाद के बाजारों में दो दोस्त रहते थे, अदनान, मुसाफिर उमर का बेटा, और इदरीस, मशहूर सरदार हैदर का बेटा। दोनों में बचपन से गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ रहते, एक दूसरे की खुशी में खुश होते और दुख में सहारा देते। हर साल वसंत के महीने में बगदाद के बाहर एक भव्य मेला लगता था। इस मेले की रौनक देखने दूर दूर से लोग आते थे, यूनान, मिस्र, ईरान और तुर्किस्तान से। वहां जादूगर, व्यापारी, हसीनाएं और बहादुर योद्धा अपनी कला दिखाने आते थे। रोशनी से जगमगाते इस मेले में हर शाम महफिलें सजतीं, जहां लोग कहानियों और कव्वालियों का आनंद लेते।
अदनान और इदरीस हर साल इस मेले का हिस्सा बनते थे, लेकिन उस साल किस्मत ने एक नया खेल खेला। मुसाफिर उमर बीमार पड़ गए और अदनान को दुकान संभालने के लिए मजबूर होना पड़ा। इदरीस अकेला मेले में गया, लेकिन वह बार बार अदनान की याद में लौट आता। एक शाम इदरीस बेतहाशा भागता हुआ दुकान पर आया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हांफते हुए कहा, अदनान, मैंने आज मेले में एक परी जैसी लड़की देखी है। उसकी सुंदरता बेमिसाल है। मैं जब से उसे देखा है, मेरे दिल को चैन नहीं। अदनान ने दोस्त की परेशानी समझी और कहा, चल, हम उसे ढूंढते हैं। वे दोनों उस लड़की की तलाश में मेले के कोने कोने में घूमे। बाजारों की भीड़, झूले, दुकानें, हर जगह उस परी को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अगली सुबह भी उन्होंने कोशिश की, पर वह उनकी नजरों से गायब थी। जब मेला खत्म हुआ तो इदरीस की हालत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे पर उदासी थी और दिल टूट चुका था। अदनान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तू मुझे उसका हुलिया बता, मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगा। इदरीस ने कहा, उसके चेहरे के पास एक तिल का निशान था और उसकी एक घुंघराली लट माथे पर गिरती थी। अदनान ने कागज पर उसका चित्र बनाया, हूबहू वैसा ही जैसा इदरीस ने बताया था। दोनों ने कसम खाई कि जब तक उस हसीना को ढूंढ न लें, वे हार नहीं मानेंगे। जैनब ने कहानी को इस मोड़ पर रोक दिया और तीनों दोस्तों की ओर देखा। उसकी बात सुनते सुनते तीनों दोस्त जैसे किसी जादू में खो गए थे। उनकी आंखों में सवाल थे, लेकिन जुबान खामोश थी। सलमान ने धीरे से कहा, यह कहानी हमारी समस्या से कैसे जुड़ी हुई है? जैनब मुस्कुराई और कहा, सब्र रखो दोस्तों, यह कहानी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। इसका जवाब भी तुम्हारे मोहरे के सवाल में छिपा है। अब तुम थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अगले दिन अदनान ने अपने घर परिवार को अलविदा कहा और उस मेहजबीन की तलाश में निकल पड़ा। गांव गांव, बस्ती बस्ती, वीराने और बाजारों में उसने हर जगह उसे ढूंढा। भूखा प्यासा, धूल और धूप से बेहाल, थकान से चूर, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी और दिल में अपने दोस्त इदरीस से किया हुआ वादा कायम था। दिन बीतते गए, रातें गुजरती गईं, लेकिन उस हसीना का कोई सुराग न मिला। इस बीच अदनान के परिवार और दोस्तों ने उसे बार बार समझाया, बेटा, ये कैसी तलाश है, जो न मिले उसे भूल जाओ। लेकिन अदनान के लिए यह सिर्फ इश्क की तलाश नहीं थी, यह उसके दोस्त के लिए दिया गया एक वादे का सवाल था। उधर इदरीस की हालत और भी खराब होती जा रही थी। वह दिन रात उस परी के ख्यालों में खोया रहता और बीमारी ने उसे कमजोर कर दिया था। लेकिन अदनान ने हार नहीं मानी। एक साल की लंबी तलाश के बाद वह फिर से उस मेले में पहुंचा, जहां उसने आखिरी बार इदरीस की उस ख्वाबों की परी का जिक्र सुना था। 10 दिन और 10 रातों तक वह मेले के हर कोने में घूमता रहा, लेकिन इस बार भी उसके हाथ खाली रहे। आखिरकार थक हार कर उसके परिवार वाले उसे घर ले आए। इस बार परिवार ने जबरन उसकी शादी तय कर दी, यह सोचकर कि शायद शादी के बाद उसकी आवारा भटकती जिंदगी खत्म हो जाएगी। शादी की रात जब अदनान अपनी नई नवेली दुल्हन के कमरे में पहुंचा, तो हल्की रोशनी में उसका चेहरा देख जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंखों में हैरत और खुशी का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके सामने वही मेहजबीन बैठी थी, जिसके लिए वह 1 साल से दर दर भटक रहा था। दुल्हन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ मेरे सरदार? मुझे देखते ही आप इतने हैरान क्यों हो गए? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? अदनान ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, ए हसीना ए आलम, तुमसे एक वादा चाहता हूं। अगर तुमने मुझसे कोई बात छुपाई या इनकार किया, तो यकीन मानो, मैं यह गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दुल्हन ने गंभीरता से कहा, आप मेरे सरदार हैं। आपकी हर बात मेरी आज्ञा है, जब तक वह खुदा और उसके रसूल के खिलाफ न हो। अदनान ने एक गहरी सांस ली और उसे अपने इश्क की कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी जान को दांव पर लगाकर उसे ढूंढा और इदरीस से किए गए वादे को पूरा करने के लिए कसम खाई थी। फिर उसने कहा, तुम्हें मेरे दोस्त इदरीस की जिंदगी बचानी होगी। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ताकि तुम उससे शादी कर सको। मैं तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर याद रखूंगा। दुल्हन की आंखों में नमी आ गई। उसने बड़े प्यार और निष्ठा से कहा, अगर यह आपके दोस्त की जान बचाने के लिए है, तो मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। मैं इदरीस के पास जाकर आपसे तलाक मंगवा लूंगी। अदनान ने सहमति में सिर हिलाया और उसी रात दुल्हन को
इदरीस के गांव भेजने का फैसला किया। घोड़ा मंगवाया गया और दुल्हन अकेले सफर पर निकल पड़ी। रात का अंधेरा घना था, चांदनी भी धुंधली सी लग रही थी। रास्ते के सन्नाटे में बस घोड़े के पैरों की टापों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ डाकू निकल आए। उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ ली और कहा, इतनी रात गए एक औरत अकेले सफर क्यों कर रही है? जरूर कोई बड़ा माल हमारे हाथ लगा है। डाकुओं ने उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाया। सरदार ने जब उस हसीना को देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने सवाल किया, तुम कौन हो और इतनी रात अकेले क्यों सफर कर रही हो? दुल्हन ने हिम्मत के साथ सिर ऊंचा करके कहा, मैं एक जरूरी काम से जा रही हूं। एक ऐसी मजबूरी है जिसे मैं इस वक्त नहीं बता सकती। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं वादा करती हूं कि कल शाम तक आपके पास सोने के गहने और कीमती कपड़े लेकर लौट आऊंगी। अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। सरदार उसकी बातों और साहस से प्रभावित हुआ। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने देता हूं, लेकिन वादा निभाना होगा। फिर उसने अपने कुछ आदमियों को उसे उसकी मंजिल तक छोड़ने का हुक्म दिया। दुल्हन ने बेखौफ कहा, मेरा वादा पत्थर की लकीर है। मैं अकेले ही सफर करूंगी और आपका कर्ज भी चुकाऊंगी। सरदार उसकी दृढ़ता और आत्मविश्वास देखकर दंग रह गया। उसने कहा, जाओ, तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूं। और इस तरह वह साहसी दुल्हन उस घने जंगल और खतरे से भरे रास्ते से गुजरते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ चली। रात के अंधेरे में कई मुश्किलों का सामना करने के बाद वह बहादुर दुल्हन आखिरकार इदरीस के घर पहुंची। थके कदमों और मजबूत इरादों के साथ वह इदरीस के कमरे में दाखिल हुई। इदरीस, जो बीमारी से कमजोर और बेबस पड़ा था, उस परी जैसी लड़की को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये वही ख्वाबों की रानी थी जिसे उसने मेले में देखा था और जिसे याद करते करते वह अपनी जान की बाजी लगाने पर उतारू हो गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। आखिरकार उस हसीना ने ठहरी हुई आवाज में कहा, मैं आपकी चाहत और ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हाजिर हूं। इदरीस ने फटी आंखों से उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, ए पाक शहजादी, तुम कौन हो? तुम्हारे चेहरे पर शादी का श्रृंगार और लिबास से लग रहा है जैसे तुम अभी अभी ब्याह कर आई हो। ये सब क्या है? कौन हो तुम? दुल्हन मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में रहस्यमय ठहराव था। उसने शांत स्वर में कहा, आपको इससे क्या मतलब? इदरीस, मैं तो सारी दुनिया को छोड़कर आपके कदमों में हाजिर हूं। यह मेरा आखिरी फैसला है। इदरीस का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी और मौत की बाजी लगा सकता हूं, लेकिन यह तो बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरे पास किसने भेजा? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लूंगा। यह कहते हुए उसने एक खंजर उठा लिया। हसीना का चेहरा शांत रहा। उसने धीरे धीरे सारी सच्चाई बयां कर दी। कैसे अदनान ने उसे तलाशा, कैसे उसने अपनी दोस्ती और वादे को निभाने के लिए अपनी दुल्हन को त्याग दिया। इदरीस यह सुनकर सन्न रह गया। उसके हाथ से खंजर गिर पड़ा और आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, तुम मेरे अजीज दोस्त की पत्नी हो और मेरे लिए बहन जैसी हो। मैं कभी अपनी दोस्ती और इज्जत को दागदार नहीं कर सकता। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा खुले हैं। तुम्हें यहां बहन का सम्मान मिलेगा। उसने दुल्हन को आदरपूर्वक पास बैठाया और उसकी खूब खातिरदारी की। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें आंगन में आईं, दुल्हन ने इदरीस से इजाजत मांगी। इदरीस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी बहन को हमेशा सम्मान के साथ विदा करूंगा। उसने उसे सोने चांदी के उपहार और कीमती गहने देकर कहा, मेरे आदमियों के साथ जाओ, ये सफर अकेले करना ठीक नहीं। लेकिन दुल्हन ने आत्मविश्वास से कहा, भाईजान, मैं अकेली आई थी और अकेली ही जाऊंगी। आपके आदमियों की जरूरत नहीं। इदरीस उसकी जिद के आगे झुक गया और प्यार से विदा करते हुए कहा, जाओ बहन, अल्लाह तुम्हारा रखवाला है। दुल्हन फिर उसी साहस और इरादे के साथ घोड़े पर सवार होकर सफर पर निकल पड़ी। रास्ते में वह उसी डाकू सरदार के ठिकाने पर पहुंची। जैसे ही सरदार ने उसे देखा, वह हैरान और खुश हो गया। दुल्हन ने मुस्कुराते हुए उसके सामने सोने चांदी और कीमती गहनों का संदूक रखा और कहा, मैं अपने वादे के मुताबिक आपके सामने हाजिर हूं। अब आपसे इजाजत चाहती हूं। सरदार ने हैरानी से उसकी ओर देखा और कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी ईमानदारी और साहस ने मुझे चौंका दिया है। दुनिया में कितनी औरतें हैं जो अकेले, बिना किसी डर के अपना वादा पूरा करने निकल पड़ती हैं। दुल्हन ने शांत स्वर में सारी कहानी सुना दी।
सरदार यह सुनकर भावुक हो गया और बोला, तुम सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानकर गर्व महसूस करूंगा। आज से तुम मेरी बेटी हो। उसने प्यार से दुल्हन के सिर पर हाथ फेरा और उसे ढेर सारे उपहार, हीरे जवाहरात और दौलत देकर कहा, मेरी बेटी, अब मैं तुम्हें अपने आदमियों के साथ भेजूंगा। सफर अकेला करना खतरनाक है। लेकिन दुल्हन ने फिर वही जवाब दिया, मैं अकेली आई थी और अकेली ही लौटूंगी। अल्लाह मेरे साथ है। सरदार उसकी दृढ़ता और हिम्मत देखकर मुस्कुराया। उसने प्यार से विदा करते हुए कहा, जाओ, तुम्हारी राहों में खुशियां बिछी रहें। दुल्हन ने घोड़े की लगाम थामी और तेज कदमों से अपने सफर पर निकल पड़ी। कई दिनों की मुश्किलों और परेशानियों के बाद आखिरकार वह अपने असली घर लौट आई। अदनान जब अपनी महबूबा के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में संघर्ष की कहानी देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। उसने पूरे दिल से खुदा का शुक्र अदा किया और जमीन पर झुककर सजदे में चला गया। शहजादी जैनब, जो इस पूरी दास्तान की गवाह थी, मुस्कुराते हुए तीनों दोस्तों की तरफ मुड़ी और कहा, अब आप तीनों बताएं, सबसे बड़ी कुर्बानी किसने दी? कमरे में गहरी चुप्पी छा गई। सभी सोच में डूब गए। सबसे पहले कासिम ने बोलते हुए कहा, असली कुर्बानी तो अदनान ने दी। अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए त्याग देना आसान नहीं है। उसने दोस्ती और इश्क दोनों को इम्तिहान में रखा और अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। खालिद ने तुरंत विरोध किया और गंभीर स्वर में कहा, नहीं, असली कुर्बानी तो इदरीस की है। उसने उस लड़की से सच्चा इश्क किया था। लेकिन जब उसे पता चला कि वह उसकी दोस्त की पत्नी है, तो उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर उसे अपनी बहन मान लिया। दोस्ती निभाने के लिए अपनी मोहब्बत त्याग देना एक बेमिसाल कुर्बानी है। अब बारी अब्बास की थी। उसने थोड़े तर्कपूर्ण अंदाज में कहा, ये दोनों दोस्ती की कुर्बानियां थीं। उनमें से किसी ने कोई एहसान नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी उस सरदार की थी, जो पहले बुरा आदमी था। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसने अपनी आदतें छोड़कर उस लड़की को अपनी बेटी मान लिया। किसी बुरे इंसान के लिए अपनी फितरत को बदलना और अच्छाई को अपनाना, यही असली कुर्बानी है। तीनों के जवाब सुनकर शहजादी जैनब के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने शांत और आत्मविश्वास से कहा, मोहरा अब्बास के पास है। यह सुनकर तीनों दोस्त हैरान रह गए। अब्बास ने थोड़ी झेंपते हुए जेब से शतरंज का मोहरा निकाला और सामने रख दिया। कासिम और खालिद दोनों चौंक कर शहजादी से बोले, तुमने यह इतनी आसानी से कैसे समझ लिया? हम तो समझ ही नहीं पाए थे। शहजादी जैनब ने मुस्कुराते हुए समझाया, यह तो बहुत आसान था। इंसान जिन आदतों और गुणों का मालिक होता है, वह दूसरों में भी उन्हीं बातों को पसंद करता है। जब अब्बास ने डाकुओं के सरदार की सबसे अधिक प्रशंसा की, तो मैं समझ गई कि उसका दिमाग उस दिशा में ही झुका हुआ है। वही असली मुजरिम था और मोहरा उसी के पास था। तीनों दोस्त कुछ पल के लिए खामोश रहे। फिर उनकी खामोशी हंसी और तारीफों में बदल गई। कासिम ने कहा, तुमने न सिर्फ इस मामले को सुलझाया, बल्कि हमें सिखाया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। खालिद ने जोड़ा, तुम जितनी खूबसूरत हो, उससे कहीं ज्यादा अक्लमंद और समझदार भी हो। अब्बास ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से मैं वादा करता हूं कि अब अपनी चालाकी का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। तीनों दोस्त शहजादी की समझदारी और बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए वहां से रुखसत हो गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।